हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, यानी विद्युत धारा के बारे में। आज हम लोग विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन मैटर, यानी कि किन किन पदार्थों में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है यानी मूव करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट कितने प्रकार का होता है। फिर उसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि डीसी करंट और एसी करंट किसे कहा जाता है। तो इतनी सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पेशेंस बना करके आप हमारे इस लेक्चर के साथ बने रहें, क्योंकि आज आप लोगों का बहुत सा जो कन्फ्यूजन है आपका इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के वो दूर होने वाला है। दोस्तों, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे तो इतनी बातें जान ली हम लोगों ने कि टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, फिर कूलम्ब्स लॉ भी हमने पढ़ा था। तो इन सारी जगहों से इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोगों का ये तो क्लियर हो चुका है कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। और हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, जब भी मूव करता है तो हमारा नेगेटिव चार्ज मूव करता है, ठीक है। तो उसी को बेस बनाकर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। दोस्तों, चलिए शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रिक करंट और जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। दोस्तों, एक चालक लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक चालक लेते हैं और चालक किसका होना चाहिए? चालक या तो चांदी का होना चाहिए, या तो कॉपर का होना चाहिए, या तो एल्यूमिनियम का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो सके। और इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट कब होगा? जब उसमें हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे, या फिर नहीं लगाएं तो उस पदार्थ के अंदर हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल रहना चाहिए। जब तक हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल नहीं रहेगा तब तक उसमें इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट या फिर चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि यह एक हमारा कंडक्टर है, यानी यह एक चालक है, तो चालक के अंदर ये क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जब इसमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, जब इस कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इनका अपने आप ही मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इनमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो हमको यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा। जब हमको यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा? इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इन इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग कहते हैं आवेश, है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आवेश, यानी चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। और फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से हम लोग डिफिनीशन लिख सकते हैं। यहां से हम लोग डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है। अब ये चार्ज कहां से आया? ये चार्ज कब बना? चार्ज तब बना जब इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हुआ, और इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होने से चार्ज का मूवमेंट हुआ, और चार्ज का मूवमेंट होने से क्या बनी हमारी? ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बनी। आ रही बात समझ में? इलेक्ट्रिक करंट बनी। और इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये होती है आपकी एम्पियर, और ये आपकी ESI यूनिट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसका सिंबल होता है I। इसका सिंबल क्या होता है? I होता है। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी कंडक्टर के किसी बिंदु से t सेकेंड में Q कूलम्ब आवेश जो गुजरता है तो उसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। फिर से सुनिएगा, एक कंडक्टर है, कंडक्टर के किसी बिंदु से
कंडक्टर के किसी बिंदु से t सेकेंड में q कूलम्ब चार्ज है ना, ठीक है, q कूलम्ब चार्ज जब गुजरता है तो उसी के परिमाण को या फिर उसी के परिणाम को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट I बराबर होता है Q बाई टी। ये T क्या है, यह है आपका समय और यह है आपका चार्ज यानी कि आवेश। और आवेश की यूनिट आप लोग जानते हैं कूलम्ब होती है ना, और समय की यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। और कूलम्ब और सेकेंड यही क्या कहलाता है, एम्पियर कहलाता है। आई बात समझ में? या तो हम लोग जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी यूनिट या तो लिख दें कूलम्ब प्रति सेकेंड या तो लिख दें एम्पियर। अब ये एम्पियर क्या होता है, एम्पियर क्या कहलाता है कि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश जब प्रवाहित होता है तो उसके परिणाम को क्या कहा जाता है, 1 एम्पियर कहा जाता है। यानी 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश, ठीक है, 1 कूलम्ब आवेश जब किसी बिंदु से प्रवाहित होता है तो उसके परिणाम को यानी उसके परिणाम को क्या बोला जाता है, 1 एम्पियर बोला जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फिर उसकी यूनिट क्या होती है, फिर 1 एम्पियर क्या होता है, ये चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन मैटर कि किन किन मैटर में इलेक्ट्रिक जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है। तो पहले देख लेते हैं हम लोग धातुओं के बारे में। पहले हम लोग किसको देख लें, पहले हम लोग देख लेते हैं धातुओं के बारे में, ठीक है। धातु में दोस्तों क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है यानी कि आवेश फ्लो करता है। यानी यह क्या होता है, धारा का क्या होता है, सुचालक होता है। यह धारा का क्या होता है, सुचालक होता है, धारा का सुचालक होता है। जैसे में तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उसके बाद क्या हो गया, चांदी हो गया। और ये जो चांदी है वो सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है कि सबसे ज़्यादा धारा जो प्रवाहित होती है, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं, सबसे ज़्यादा आवेश जो प्रवाहित होते हैं वो किस में होते हैं, चांदी में होते हैं। उससे कम तांबा में होते हैं और उससे कम क्या होते हैं, एल्यूमिनियम में होते हैं। लेकिन ये तीनों लोग क्या माने जाते हैं, ये तीनों लोग गुड कंडक्टर माने जाते हैं। आ रही बात समझ में? ये तीनों लोग क्या होते हैं, गुड कंडक्टर माने जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसमें, विलयन में, ठीक है। विलयन में दोस्तों जो प्योर विलयन होता है उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन अगर उसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स की संख्या बढ़ जाए, यानी कि लवण या तो अम्ल उसमें मिला दिए जाएं, अम्ल या क्षार उसमें अगर इनबिल्ड कर दिए जाएं, मिला दिए जाएं, तो उसमें धारा प्रवाहित होती है। जैसे हम लोग बैटरी में जो बैटरी होती है, ठीक है, बैटरी में हम लोग क्या मिलाते हैं, सॉल्यूशन मिलाते हैं ना, H2SO4 का H2SO4 सॉल्यूशन जो मिलाते हैं, तो अभी तो एक विलयन होता है लेकिन उसमें अम्लीयता क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए उसमें धनायन और ऋणायन की वजह से क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। लेकिन प्योर विलयन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अर्धचालक की। अर्धचालक को ही क्या बोला जाता है, सेमीकंडक्टर, ठीक है। अर्धचालक को ही क्या बोला जाता है, सेमीकंडक्टर। दोस्तों जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है,
प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में धारा प्रवाहित, जो धारा होती है वो प्रवाहित नहीं होती है। जो प्योर कंडक्टर होता है उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन यदि प्योर सेमीकंडक्टर में अगर इम्प्योरिटी मिला दी जाती है, क्या मिला दी जाती है? इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी को ही क्या बोला जाता है? अशुद्धियाँ। अगर उनमें अशुद्धियाँ मिला दी जाती हैं, और अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है ट्राईवैलेंट, और एक होती है पेंटावैलेंट। ठीक है, ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट अशुद्धियाँ जैसे ही मिलाते हैं तो इसमें धारा बहना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या हो जाते हैं? होल्स और इलेक्ट्रॉन, होल एंड जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन वो हमको क्या होते हैं? आसानी से मिल जाते हैं जब हम उसमें इम्प्योरिटी मिला देते हैं। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें चार्ज फ्लो नहीं होता, लेकिन जब उसमें अशुद्धियाँ मिला दी जाती हैं तो उसमें चार्ज फ्लो होता है, जैसे आपका डायोड बना दिया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, टाइप्स ऑफ करंट के बारे में। और एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया आप लोगों को कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अब ये कुछ लोग कंफ्यूज होते होंगे कि यार इसमें तो दिशा भी होती है और परिणाम भी होता है, तो ये फिर अदिश राशि कैसे हो गई? सदिश राशि और अदिश राशि का डिफिनीशन बहुत लोग जानते होंगे कि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं वो होती है सदिश राशि, और जिसमें सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, वो होती है अदिश राशि। लेकिन जो करंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें दिशा भी होती है और परिणाम भी होता है, परिमाण। दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, लेकिन फिर भी ये अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज एडिशन को, जो ट्रायंगल एडिशन होता है उसको फॉलो नहीं करता, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को फॉलो नहीं करता। यह कुछ इस प्रकार से फॉलो करता है कि आई हुई इलेक्ट्रिक करंट, आई हुई धारा बराबर गई हुई धारा का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है? शून्य हो जाता है। यानी किसी बिंदु पर क्या होता है? ये आकर के मिलती है और उसी बिंदु से क्या हो जाती है? ये बाहर निकल जाती है। तो यह कुछ इस रूल को फॉलो करती है, इसलिए यह अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो दोस्तों, जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैं वो 2 प्रकार के हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो वैद्युत धाराएं हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो आपकी, ठीक है, डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी, और एक होती है अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी। ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है एसी और दूसरी होती है डीसी। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। इसको बोला जाता है दृष्टि धारा और इसको बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट करंट क्या होती है, यानी कि दिष्ट धारा। दिष्ट में सही लिखा हूं? चलिए डायरेक्ट करंट लिख देते हैं। डायरेक्ट करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं? कि वे वैद्युत धारा जिनमें दिशा का परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें दिशा का परिवर्तन किसी भी क्षण नहीं होता है, उसको बोला जाता है डायरेक्ट करंट। आ रही बात समझ में? जिसमें दिशा और परिमाण नहीं बदलते हैं, उसे क्या बोला जाता है? उसे डीसी कहते हैं, या फिर डायरेक्ट करंट कहते हैं, या फिर दिष्ट धारा कहते हैं। अब बात कर लेते हैं एसी की। एसी क्या होती है? यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा इसी को बोला जाता है अल्टरनेटिव करंट।
आ रही बात समझ में? अब ये अल्टरनेटिव करंट किसे कहते हैं कि जो हर एक क्षण दिशा और परिणाम, ठीक है, दिशा और परिमाण को बदलती हैं, हर एक क्षण दिशा और परिमाण को बदलती हैं, उनको बोला जाता है अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा। लिख लीजिए कि जो धारा या फिर जो वैद्युत धारा प्रति क्षण अपने दिशा और परिमाण को बदलती हैं, को क्या करती हैं? बदलती हैं, एसी या प्रत्यावर्ती धारा कहलाती हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग इतना उतार लीजिए, फिर मैं इसको, ठीक है, मिटाता हूं और थोड़ा इसको प्रत्यावर्ती धारा को और डिटेल्ड में आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि प्रत्यावर्ती धारा को और कैसे जाना जा सकता है। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रत्यावर्ती धारा से आते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। मिटा दूं इसको। चलिए दोस्तों, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, आपने जान लिया कि दिशा और परिमाण के साथ क्या होता है, उनमें बदलाव होता है, दिशा और परिमाण का बदलाव होता है प्रति क्षण। तो कुछ इस प्रकार से इसका फिगर होता है और आपके डीसी का जो फिगर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। उसमें नहीं दिशा और परिमाण में कोई अंतर नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए यह 0 है, यह पाई है और यह 2 पाई है, और यह जो होता है यह धनात्मक स्तर है, धनात्मक, और ये क्या है, ऋणात्मक, ठीक है। इसको बोला जाता है श्रृंग और इसी को बोला जाता है गर्त। इसको पूरा ये जो मैक्सिमम स्थान है ना, जो मैक्सिमम जो अचीव किया है, इसको बोला जाता है आयाम। क्या बोला जाता है? आयाम। और ये यहाँ पे मैक्सिमम जो नेगेटिव में आकर के मैक्सिमम को अचीव किया, इसको भी बोला जाता है आयाम, ये ठीक है। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है तो इसका यहाँ से चल करके यहाँ तक जब आया है तो आधा चक्कर, और यहाँ से जब यहाँ पे गया है तो यह एक पूरा चक्कर माना जाता है। और एक चक्कर को पूरा करने में जो समय लगता है उसी को बोला जाता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, इसी को बोला जाता है टाइम पीरियड। और इसकी हिंदी होती है आवर्तकाल, आवर्तकाल। अब बात कर लेते हैं कि आवर्तकाल क्या होता है, ठीक है, आयाम क्या होता है। तो आवर्तकाल, पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, आवर्तकाल, और इसको टी से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। आवर्तकाल इसको टी से व्यक्त किया जाता है, और ये हो जाएगा आपका π/2 और ये हो जाएगा 3π/2। यहाँ से यहाँ तक है 180 अंश, यहाँ से यहाँ तक है 360 अंश, और जो 360 अंश होता है वो 2 पाई के बराबर होता है, और 180 अंश कितना होता है, पाई के बराबर होता है, 90 अंश π/2 के बराबर होता है, और ठीक है 270, ठीक है 270 अंश किसके बराबर होता है, 3π/2 के बराबर होता है। ये तो आप लोगों को पता है। अब आवर्तकाल किसे कहते हैं कि किसी प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है, एक प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है वही क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। और आवर्तकाल को किससे व्यक्त किया जाता है, टी से व्यक्त किया जाता है। यदि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो उसको क्या लिखा जा सकता है, 1/50, ठीक है, 1/50 सेकेंड। और t बराबर होता है आपका 1/f, और यह f जो है इसी को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी, या फिर इसी को बोला जाता है आवृत्ति। अब आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति का भी सवाल आता है कि आवृत्ति क्या होती है। तो आवृत्ति वो होती है दोस्तों कि एक सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या,
1 सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को ही क्या बोला जाता है, आवृत्ति बोला जाता है। F बराबर हो जाता है 1/T, या फिर लिख सकते हैं कि ओमेगा बराबर 2 पाई, या लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा बराबर, ठीक है, ओमेगा बराबर 2 पाई F। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों के। यह दो जो फॉर्मूले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और या तो F बराबर होता है Np/120, यहाँ से N बराबर होता है आपका, ठीक है, कुंडली में, ठीक है, कुंडली के चक्करों की संख्या आरपीएम में, ठीक है। और ये P बराबर क्या है, P बराबर है ध्रुवों की संख्या। अभी यहां तक नहीं जाते, अभी हम लोग इधर ही रहते हैं, नहीं तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, अभी बस इतना याद रखिएगा कि, ठीक है, एक प्रत्यावर्ती धारा एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगाती है उसको बोला जाता है आवर्तकाल, जिसको T से व्यक्त किया जाता है। और 1 सेकेंड में जितने चक्कर लगाती है, 1 सेकेंड में वो प्रत्यावर्ती धारा जितना चक्कर लगाती है उसी को बोला जाता है आवृत्ति। और आवृत्ति का जो मात्रक होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख दूं, कहाँ पे लिख दूं, मात्रक, आवृत्ति का मात्रक जो होता है, मात्रक वो होता है हर्ट्ज। ठीक है, और भारत में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। यानी भारत में जितने भी सिस्टम हैं वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी भारत में जितने भी इक्विपमेंट बने हुए हैं उनमें 1 सेकेंड में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 चक्कर क्या करती है, लगाती है। आई बात समझ में। तो ये चीजें, अब बात कर लेते हैं आयाम क्या होता है। आयाम, ठीक है, आयाम क्या होता है, आयाम दोस्तों, आयाम वे होते हैं कि किसी प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा, ठीक है, धनात्मक या ऋणात्मक श्रृंग में या गर्त में प्राप्त किए गए मैक्सिमम मान को, यानी कि प्राप्त किए गए शिखर मान को, इसको शिखर मान बोला जाता है, शिखर मान को, या फिर यहाँ पे इसका शिखर मान ये हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रत्यावर्ती धारा द्वारा प्राप्त किए गए शिखर मान को, या तो धनात्मक में हो या तो वो ऋणात्मक में हो, उसको बोला जाता है आयाम। और आयाम की इंग्लिश क्या होती है, एम्पलीट्यूड। आ रही बात समझ में। तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या क्या समझा, आज हम लोगों ने समझा कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहाँ कहाँ पे फ्लो कर सकती है। तो हम लोगों ने धातुओं के बारे में समझा, विलयन के बारे में जाना, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर के बारे में जाना। तो हमको पता चला कि जो धारा है वो सेमीकंडक्टर में भी फ्लो कर सकती है आफ्टर इम्प्योरिटी मिलाने के बाद। विलयन में कब धारा फ्लो कर सकती है, जब उसमें धनायन या फिर ऋणायन या फिर अम्ल क्षार की अधिकता हो जाए, उसमें अम्ल क्षार उसमें, ठीक है, प्रेजेंट हो जाए। या तो धातुओं में तो हमेशा, धातु तो आपके इलेक्ट्रिक करंट का सुचालक होता ही होता है, जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, चांदी हो गया, ये लोग गुड कंडक्टर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं। तो एक होता है डायरेक्ट करंट और दूसरा होता है अल्टरनेटिव करंट, जिसको दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा बोला जाता है। उसके बाद डीसी, ठीक है, डीसी करंट क्या होती है, एसी करंट क्या होती है। तो डीसी करंट वे जिसमें दिशा और परिणाम बदलते नहीं हैं उसको डायरेक्ट करंट बोला जाता है, उसको इस प्रकार से दिखाया जाता है। अल्टरनेटिव करंट क्या होती है, अल्टरनेटिव करंट वे करंट होती हैं जो हर एक क्षण अपने दिशा और परिणाम में क्या करती हैं, परिवर्तन करते रहती हैं, उनको अल्टरनेटिव करंट बोला जाता है। और अल्टरनेटिव करंट के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने स्पेसिफिकेशन उसका किया और उसकी डिटेल जानने की कोशिश की, जो आप लोगों के सामने है। दोस्तों अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आपके दिमाग में है तो वो आप
तो वो डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस हुई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम्स को डाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है तो इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप लोगों का इस लेक्चर में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।